नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सेहतियाबी के बाद, जब से वो कोविड-19 से सेहतियाब हुए, उसके बाद आज काबीना का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने वीडियो लिंक से शिरकत की। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज के काबीना के इजलास में हुई, एक तो ये कि जो कल हमाद अज़हर साहब जो कि नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐलान किया था भारत के साथ तिजारत का, तो काबीना में उसकी मुखालफत देखी गई। इस चीज़ की वजह से ये तय हुआ कि फ़िलहाल तिजारत कंटिन्यू नहीं की जाएगी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज है कीमतों को लेकर, वो उसका या महंगाई को लेकर और ख़ासतौर पर चीनी की कीमत को लेकर, वो तमाम चीज़ें भी डिस्कस हुई। शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जो माफिया है और तमाम चीज़ें, उनसे भी उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली और बड़े क्लियरली उस आवाम को आगाह किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और जो हम बारहा बात करते हैं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन की वर्किंग रिलेशनशिप, क्योंकि आफ्टर पोस्ट पीडीएम जो सिनेरियो है वो कोई सिनेरियो फिलहाल नहीं है। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कल भी हम बात कर रहे थे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के साथ के अच्छे माहौल में एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए। और जो पेंडिंग चीज़ें हैं, जो लेजिस्लेशन है, जो रिफॉर्म्स हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, जो भी आप समझते हैं कि करनी है आवाम के मफाद में, वो हो। इसी के तसलसल में हमने ये देखा कि स्टेट बैंक और जो फाइनेंस ऑर्डिनेंस था स्टेट बैंक के ऑटोनमस बॉडी को लेकर, उस पर भी एक जिली कमेटी बनी। स्पीकर असद कैसर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी जिसमें गवर्नमेंट के जो शख्सियात मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक रसीम उसमें है, बाबर अवान साहब उसमें हैं, हमाद अज़हर साहब हिमसेल्फ उसमें हैं। और उसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ है वो उसकी कल उसका इजलास भी होगा जिसमें गवर्नमेंट बेंचेस से भी उसमें शमूलियत होगी। एहसन इकबाल साहब की, सरदार अयाज सादिक साहब की, राजा परवेज़ अशरफ साहब की, सैयद नवीद कबर साहब की, शाहिदा अख्तर साहिबा की। तो बहरहाल ये एक अच्छी एग्जाम्पल है जो हम आज कोट कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी कोट की जाएगी फॉर द गुड वर्किंग रिलेशनशिप। जो आज के प्रोग्राम में पैनलिस्ट, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। प्रोग्राम को करेंगे बाकायदा आगाज़। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर रेलवे। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी राजा आमिर अब्बास साहब। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUIF के सीनियर रहनुमा भी हैं और सेनेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। फ़ारूक हबीब साहब, मैंने अगर जब ये कहा कि पोस्ट पीडीएम, तो वाकई ये पोस्ट पीडीएम है? ये पोस्ट पीडीएम नहीं है, पोस्ट पीडीएम का पोस्टमार्टम हो चुका हुआ है। और अगर आप देखें कि जो इनके हालात हैं वो आपके सामने आ चुके हैं और अब इनके पास एक दूसरे को कहने का कुछ नहीं है। ये हुकूमत से लड़ते लड़ते आपस में लड़ पड़े हैं और एक दूसरे से मुकाबला हो रहा है। और मुकाबला इन्होंने करना था सेनेट के अंदर, चेयरमैन सेनेट की सीट के ऊपर, और ये अब मुकाबला इन्होंने किया अपोजिशन लीडर बनने के ऊपर। PMLN ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, गिलानी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बन के सामने आ गए। और जिस किस्म की एक दूसरे को, हुकूमत को सिलेक्टेड कहने वाले एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू हो गए, तो यहाँ से एक चीज़ ये नज़र आती है कि इनका आपस में एक दूसरे के लिए दिल में कितनी इज्जत है, कितनी रिस्पेक्ट है, और अवाम अब कैसे इनके ऊपर एतमाद कर रहे हैं। तो हो सकता है ना, नहीं, ये इसको इख्तलाफ राय नहीं कहते, इसको पंजाबी में डांग सोटा कहते हैं। अच्छा। जो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है उनका आपस में, और जिस अंदाज से देखे ना कि मरियम बीबी ने GA भुट्टो के नारे लगा दिए, घड़ी खुदा बख्श में, बिलावल को छोटा भाई बना लिया, खुद को आसफा भुट्टो की जगह पर भी ले गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो एम्बिशन था, दिल की ख्वाहिश थी, वो जरदारी साहब ने पूरी नहीं की। मैंने जो आपसे ये सवाल किया उसका बैकग्राउंड बेसिकली ये था कि कल भी हम जब बात कर रहे थे तो आमिर ज़िया साहब हमारे साथ थे, वो कहते हैं दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट बेंचेस एज वेल, कि अब आगे बढ़े और इनसे राब्ते करें, इनसे मुज़ाकरात करें, इनको इंगेज करें डायलॉग्स में और अपने काम करें, लेजिस्लेशन करें जिसकी दावत दी है अभी ये कमेटी जिसका मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। तो मैं ख्याल दिस इज द राइट टाइम टू कैरी द प्रॉपर एंड गुड वर्किंग रिलेशनशिप। ये तो तमाम चीज़ें जो है ना अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन अभी तो वो अपने सदमे से ही नहीं ना बाहर आ पा रहे। अभी तो उनको ऐसा सदमा लगा हुआ है कि वो अभी एक दूसरे को बुरा भला कहने के ऊपर लगे हैं। जब थोड़ी होश संभल आएगी तो पता चलेगा कि पार्लिमान में भी उनका किरदार है। पार्लिमान में हमने सीनियर्स की कमेटी बना दी है, हमने इनको कहा है कि आप मुफ्त में TADA ना लें, तनख्वाहें ना लें। पार्लिमान में आपको आवाम ने कानून साजी के लिए भेजा है। पार्लियामेंट ये है जिसमें कानून की बात होगी, आइन की बालादस्त की बात होगी, जमहूरियत की मजबूती की बात होगी। आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स करने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है पार्लिमान में काम हो। आप ये देखें कि हुकूमत ने बड़ापन दिखाया है ना, हमारे पास तो सादा अक्सरियत मौजूद है।
हम अब कोई भी कानून पास कर सकते हैं अपर हाउस से भी और लोअर हाउस से भी, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हम इंक्लूसिव अप्रोच इख्तियार करें, इनको साथ लेके चलें। लेकिन ये मैं ना मानू वाला जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है वो अब इनको छोड़ना पड़ेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछ लेती हूँ, क्योंकि बहरहाल पीडीएम का एक हिस्सा है, जेयूआईएफ पार्टी के सेनेटर है मौलाना साहब, जेयूआईएफ के जेयूआईएफ के तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ पीडीएम के भी उसकी भी सदारत कर रहे थे। तो इससे पहले कि मैं वर्किंग रिलेशनशिप पे बात करूं और जो बात फरूक हबीब साहब कह रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, कि हमने तो बड़ापन दिखाया है, अब आपके ऊपर है, आप आए जी हमारे साथ मिलकर बैठे और बात करें। उससे पहले मुझे मुख्तसरन ये बता दीजिए कि पीडीएम में इतना सन्नाटा क्यों है? आज शहजाद अकबर साहब ने मरियम नवाज की खामोशी को भी मानेखेज करार दे दिया है, डॉक्टर अदनान वापस आए हुए हैं, ये एक बड़ा लोग इसको भी बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं, प्लस मौलाना साहब भी खामोश हैं। नहीं, इसमें ऐसा है कि ये इनको खामोशी नज़र आ रही है। सब ने डेट्स दी हुई है। पीपल्स पार्टी की जो है ना वो 5 तारीख या 4 तारीख आने वाली है, 3 दिन रह गए, इंतज़ार करें। इसके बाद 6 तारीख हमारी है, शायद नून की भी इसी के आसपास कोई जो है ना उनकी भी कोई अपना कोई इजलास है। तो ये चंद दिन के अंदर अंदर जो है ये इनको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि पीडीएम कितनी एक्टिव है और पीडीएम किस तरह से जो है ना वो दोबारा जो है अपनी जो सफ़े ठीक करके इनको टफ टाइम देती है। मगर सवाल इस वक्त ये नहीं है कि पीडीएम टफ टाइम देगी या नहीं देगी। असल सवाल ये था, पहले सवाल को अगर ये इसको एक दफ़ा के लिए 1 मिनट के लिए भूल जाइए, इनका इलेक्शन में जीतना या जिताया जाना, उन सब चीज़ों को भूल जाइए, इनकी लेजिटिमेसी को एक मिनट के लिए इग्नोर कर दीजिए। असल चीज़ थी डिलीवरी। अब डिलीवरी कितनी की है इन्होंने 3 साल में, उसके बाद डिलीवरी का पैमाना क्या? डिलीवरी का पैमाना ये नहीं है जो ये बैठ के बताते हैं अपना शोज में बताते हैं या इनके तर्जमान सारे बताते हैं। वो पैमाना जो है वो अवाम है। अवाम अगर खुशहाल है तो इनकी डिलीवरी बहुत अच्छी है, और अगर अवाम रो रहे हैं, तंग है, तो फिर इनकी डिलीवरी बिल्कुल नहीं है। तो चलेंगे इस बात पे थोड़े दिन और खुश हो जाएं, 2-4 दिन के पीडीएम जो है वो उसका वजूद जो है नजर नहीं आ रहा। मगर अगर नजर नहीं आ रहा, सुन लीजिए, कल पीपल्स पार्टी के अपने जो रहनुमा है नवाज खोखर साहब वो भी, और उसके अलावा भी रज़ा रब्बानी साहब भी, दीगर भी, उन्होंने खुद कहा कि पीडीएम, और उससे पहले कई जगहों से ये आवाज़ आ चुकी है कि पीडीएम ने अवाम को मायूस किया है। मतलब अवामी इशूज जिनका आज आप जिक्र कर रहे हैं कि हुकूमत की खुशी छोड़ दें या हारना जीतना फिलहाल छोड़ दें, सर आपने क्या किया अवाम के? 1 मिनट के लिए मुमकिन है, मान लीजिए रज़ा रब्बानी साहब की बात उनकी हद तक मान लीजिए, खोखर साहब की बात मान लीजिए, मगर अवाम को अगर कोई डिलीवर कर सकता था वो उसने पीडीएम ने करना था या गवर्नमेंट ने डिलीवर करना था? अगर तो गवर्नमेंट ने डिलीवर कर दिया है, महंगाई पार्टली डिलीवर कर दिया है, हुकूमत को मजबूर करेंगे कि अवाम के तो ठीक है ना। मैं वो हमने तो मसाइल को उजागर करना होता है। मसाइल का हल करना किसने है? वो गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट ने अगर जो ना आधे भी मिसाइल हल कर लिए, 25% भी कर लिए, तो वो कामयाब है। अगर नहीं किए तो वो नाकाम है, सीधी सी बात है। ओके राजा अमीर अब्बास साहब, जरा मुझे ये बताएं पॉलिटिकली अपना एक एनालिसिस मुझे ये दें कि पीडीएम, मैंने ये देखा कि कभी पीडीएम ने कहा कि हम इसके लिए भी खड़े हो रहे हैं, फिर यहाँ पर कोई मुजाहरे होते थे उसके लिए भी आ जाते थे, मिसिंग पर्सन का केस है तो भी आ गए, तनख्वाहें बढ़ने का तो भी आ गए, डॉक्टर्स का है तो भी चले गए, महंगाई का भी चले गए। ये फोकस थे अवामी इश्यूज पे। अगर ये फोकस्ड होते, अवाम के रिलीफ के लिए फोकस्ड होते, तो पार्लियामेंट में जाके इनके सर पे खड़े होते ना कि जी ये करें, आए जी मिलके बैठे, लेजिस्लेशन करें, अवाम के रिलीफ के लिए कोई काम करें। देखिए नादिया, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। और अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को देखें तो पिछले 4 या 5 का अगर हम तकाबली जायजा लेते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल एरिना है, ये जो सिस्टम है, उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आ गई। सबसे बड़ी चेंज तो हमें ये नज़र आई कि वो जो 2 पार्टी सिस्टम था वो कलैप्स कर गया और एक नई पार्टी बीच में आई, जो कि तसव्वुर नहीं किया जा रहा था आज से कुछ अरसे कबल कि यहाँ पे मुमकिन है कि एक थर्ड पार्टी भी यहाँ पे आके और गवर्नमेंट का ले जाएगी। नंबर 2, उसके बाद जब हमने देखा कि थर्ड पार्टी आई और बात होगी कि जनाब इस सिस्टम में अब जो 2 बड़ी पार्टीज हैं वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये जो उनसी हैं बहुत टफ टाइम देंगी। और इसमें इतने, जिसको हम हर शो में कहते हैं ये बड़ा जीरक सियासतदानों का मजमुआ था, वो जीरक सियासतदानों का मजमुआ जब इकट्ठा हुआ
तो अल्टीमेटली हमें ये नज़र आया कि जो अवाम थी उसने एक बात रियलाइज कर ली कि ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये जो हम जमहूर की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ये जो हमारी लीडरशिप है ये ना जमहूर की बात कर रही है, ना पार्लियामान की बात कर रही है, ना अवाम की बात कर रही है। ये बात कर रही है अपने करप्शन के केसेस की, ये बात कर रही है अपने सेफ गार्ड की, ये बात कर रही है कि किसी तरीके से जो हमारी लूटी हुई और जो हमने लूटेड एंड प्लंडर्ड अमाउंट बैरून मुल्क रखा हुआ है उसे किस अंदाज में बचाया जाए। तो अवाम ने ये बात बड़े अच्छे तरीके से फॉलो की और उसको मद्देनजर रखते हुए जब ये पार्टीज इकट्ठी हुई तो इन्होंने समझा कि शायद हम अवाम को मोबिलाइज करेंगे। लेकिन अवाम का जब हमने देखा तो लाहौर से हम देखते हैं, दीगर जगह से देखते हैं, अवाम में इन्हें पजीराई नहीं मिली। जब अवाम में पजीराई नहीं मिली तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन में ये आपस में एक दूसरे से उलझे। जब आपस में एक दूसरे से उलझे तो वो जो इनकी 80s की और 90s की सियासत थी वो हमें फिर सामने नजर आई। पीपल्स पार्टी ने इसमें थोड़ा सा अच्छा प्ले किया, पीपल्स पार्टी सेफ प्ले किया, लेकिन उनके अपने लोग कह रहे हैं पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी के नजरिए पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पार्टी को तो नुकसान, अगर मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी को जो नुकसान हुआ पिछले अदवार में नून लीग से हुआ, अब भी वो अगर अपना कॉम्पिटिटिव किसी को समझती है वो नून लीग है। और अल्टीमेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नुकसान किसको पहुंचाया? पीटीआई को नहीं पहुंचाया, नून लीग को ऐसा शदीद नुकसान पहुंचाया कि इनके सेनेटर्स भी ज्यादा हो गए, इनकी आप देखें सिंध असेंबली में भी ज्यादा सीटें लेके आए। ईरानी साहब इस्लामाबाद से हो गए, कभी सोचा भी नहीं था जब से हल्के में इलेक्शन आ गए थे। 83 वोट्स थे, 83 वोट्स नून लीग के, वो भी हासिल कर लिए। एंड व्हाट एट द एंड नून लीग गॉट, आप अभी कह रही हैं कि जी मरियम बीबी खामोश है, शायद वो फिर उड़ान भरना चाह रही हैं, इलाज का तो वो कह रही हैं, भी होंगे इनके पास। तो ये इसमें बट फारूक हबीब साहब, लेट मी कीप द पॉलिटिक्स साइड राइट नाउ। जो जिन मसाइल की निशानदेही अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने की है कि जी आपने डिलीवर क्या किया, क्योंकि 2 years लेफ्ट, राइट, ऑलमोस्ट आपके 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। अब अभी तक आप उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, आवाम को रिलीफ नहीं दे पाए। ऑल्दो कि ठीक है आपकी विल होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पे जरा बताएं बात। देखिए पहली बात तो ये है कि ये बताएं, अच्छी बात है ये इस बात पे आ गए कि हमने डिलीवर क्या किया, लेकिन क्योंकि पीडीएम ने तो कुछ डिलीवर नहीं किया, सवाए जो है वो मुल्क में कोरोना फैलाने के अलावा और तो कुछ इन्होंने किया नहीं। जहाँ तक रह गई बात हमारी डिलीवरी के हवाले से, देखें वो तो वज़ीर आज़म साहब की जो तरजीहात हैं सबको पता है। अगर इकोनॉमिक एंड के ऊपर आज अगर हम देखें तो हमारी कामयाबियां कहां पर हैं। 9 अरब डॉलर के रिजर्व रह चुके थे, मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा था, आज वही आपके रिजर्व 23.5 अरब डॉलर पे चले गए हैं, जो मुल्क की तारीख के अंदर बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं। आज पाकिस्तान का रुपया जो है वो तगड़ा हो रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 साल के अंदर इतनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर होकर नहीं बिकी जो इस साल बिकी हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ। माज़रत के साथ ये गाड़ियों के पैरामीटर आते हैं ना, नहीं वो ये मुशर्रफ दौर में एक मिनट मोबाइल फोन के देते थे और आप सब गाड़ियों के दे रहे हैं। सुन ले देखें, कल से सब मैं आ रहा हूँ, सब चीजों पे आ रहा हूँ, सब चीजों पे आऊंगा, जरा आप मुझे बयान करने दें। देखें मामला क्या है, अब आप आ जाएं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफा हुआ सारी बड़ी सनतों के अंदर, इसी तरह हमारी आप एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है मुसलसल। पिछले 2011 के बाद यानी 10 साल के बाद मुसलसल पिछले 8 माह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 2.5 अरब डॉलर से हर माह जो है उसमें इजाफा हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़दाम लिए हैं, टैक्स रिफंड्स वापस किए हैं, टैरिफ रेट को जो है वो रैशनलाइज किया है, ऑफ पीक आवर रेट ख़त्म किए हैं, इंडस्ट्री को टर्फ की जो है स्कीम दी है स्टेट बैंक ने। आज स्टेट बैंक से हुकूमत कर्जे नहीं ले रही, नोट नहीं छपवा रही, इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इसके अलावा जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सबसे बड़ा लेकर आए हैं, 10 लाख रुपए की सालाना हेल्थ केयर इंश्योरेंस खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है वो मिल रही है। इसके अलावा आज अब आगे चलते हैं, हाउसिंग का मनसूबा, आपका हाउसिंग का वो मंसूबा जो रोटी कपड़ा मकान देना था, पीपल्स पार्टी ने वादा किया, नारा किया, इन्होंने शहबाज शरीफ ने क्या किया, आशियाना के नाम के ऊपर लंदन के महलात एवन फील्ड के बनते रहे इनके। आज इमरान खान गरीब को छत दे रहा है,
अच्छी बात है। 340 अरब रुपए का सरमाया फराहम किया जा रहा है। नहीं, अच्छी बातें जरा और भी बड़ी जरा सुनते जाए, थोड़ा थोड़ा हौसले से सुनना है ना। नहीं अभी आपने तो बात की ना अभी कारकर्दगी की, तो वो बयान करूंगा। समझ में आता है आपने जो वेलफेयर जो ये सब किया वो भी समझ में आता है, बट ये जो तमाम चीजें आप रिजर्व भी गिनवाते हैं, आप गाड़ियों की प्रोडक्शन गिनवाते हैं, आप रुपए की कीमत भी तगड़ी हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं। ये सम्राट आवाम तक मुंतकिल देखें, ये सम्राट आवाम तक चीनी क्यों नहीं सस्ती हो रही, आटा क्यों नहीं सस्ता हो रहा है, ये मसले उस पे भी आते हैं। देखें, आप कहती हैं इसके सम्राट क्यों नहीं आवाम तक जा रहे। अगर मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आज हो रही है, नई सनतें लग रही हैं, सनतें एक्सपेंड हो रही हैं, तो वो हुकूमती पॉलिसीज की वजह से हो रही हैं। नई सनतें लग रही हैं, रोजगार क्रिएट हो रहा है, कामयाब जवान प्रोग्राम, आप पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में डिग्रियां, आइडियाज हैं, सरमाया नहीं है। 100 अरब रुपए का यही वजीर आजम सरमाया उनको फराहम कर रहे हैं, वरना ये सरमाया पहले 5-5 कैंप ऑफिस पे लगता था, बैरूने मुल्क दौरों पे लगता था। आज नौजवानों को इमरान खान वो सरमाया फराहम कर रहा है। कितना इससे मैशियत का पहिया चलेगा। अब आप आ जाएं, जो चीनी आटे की आप बात करते हैं, मुझे आप ये बताएं, आज आप चले जाएं किसी गाँव में, किसान से आप पूछें कि गन्ने का रेट उसको 300 रुपए मन मिला है, उसका ख्वाब था 120 रुपए से जायद उसको मिलता नहीं था, लाइनें लगा के पैसे लेने पड़ते थे, कैश पेमेंट। आज आप आलू की क्रॉप देख लें, आपका पीटीवी है ना, सारे देखते हैं, जरा आलू की क्रॉप देख लें, मेज की देख लें, लोगों को पैसे मिले हैं, किसान खुशहाल हुआ है। ये क्या बातें करते हैं, इनका तो काम है मायूसियां फैलाना। ये हर हुकूमत में सुन लेना, ये हर हुकूमत के शराकतदार होते हैं, हर हुकूमत में कश्मीर कमेटियां लेते हैं, हर हुकूमत के अंदर लल्ले तलले करते हैं। इनको पाकिस्तान के अवाम के मफाद से क्या ताल्लुक है? बात कर लो, इनको रिस्पॉन्ड कर दे तो फिर हर चीज हरी नजर आती है, इनको भी हर चीज हरी नजर आती है। तो ये जितनी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई अवाम को कोई फायदा नजर आया? ये सारी बातें जो है ना, ये तर्जुमानों को फीड की जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं। इनका जो सबसे अहम शोबा है वो तर्जुमानों का 50 अदद जो तर्जुमान है, और वो सारा दिन वो यही रटते हैं, और उसके बाद जो है ना वो आके लोगों को मिसगाइड करते हैं। भाई अगर ये सारी बातें हो गई हैं, ये मुल्क इतना खुशहाल है, तो फिर हर आदमी को जो है ना वो खुश होना चाहिए। मैं आज कोयटा में बैठा हूँ, कोयटा पूरा ब्लॉक है, 3 दिन से ब्लॉक है। यहाँ पे लोगों ने जो है ना वो सारा हर तरफ से ब्लॉक किया हुआ है, और उसमें स्ट्राइक चल रही है। ये है खुशहाली। बाकी सूबों में यही हाल है। तो खुशहाली अगर है तो वो आवाम तक पहुंचनी चाहिए ना। आप तक तो यकीनन पहुंची है फरूख साहब, मगर लोगों तक नहीं पहुंची, सब तक पहुंची है, उनके तक पहुंची है। बाकी उनके जो बाकी आसपास लोग हैं उन तक पहुंची है, हम तक नहीं पहुंची है वो खुशहाली, या हम पब्लिक तक नहीं पहुंची है। जिस दिन आवाम तक पहुंचेगी उस दिन आप बड़े सुकून के साथ, अगर ये खुशहाली थी ना पब्लिक तक पहुंची होती, तो आज आप रोज मिनिस्टर ना बदली कर रहे होते, आज आप रोज एक्सपीरियंस ना कर रहे होते, आज आप रोज ना ये कह रहे होते कि जी वो मुझे तो पता नहीं था कि ये भी करना पड़ता है। आपके पास तो 200 माहिर थे मुख्तलिफ शोबों के, और 200 में से थे आपने हर शोबे में जो ना अभी तक 3-3, 4-4 का एक्सपीरियंस कर लिया है। तो आप जो अब 3-3, 4-4 के एक्सपीरियंस करके बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके काम जो है वो ठीक नहीं चल रहे। आप मिड स्ट्रीम में हार्सेस को चेंज कर रहे हैं, हर रोज आपने चेंज करना होता है। एक दिन एक महीना पहले एक शख्स अच्छा होता है, आपका कैंडिडेट होता है, उसके बाद कहता है चूंकि महंगाई बढ़ गई थी, 3 साल के बाद याद आया आपके वजीर इत्तलात को कि क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी इसलिए फलाने को तब्दील करना पड़ गया, उसके साथ एक और फलाना तब्दील हो गया, 1-2 दिन और आएंगे तो उसके बाद मजीद फलाना तब्दील हो जाएंगे। सारे जितने जो कल के चपरासी थे आज के वजीर है, ये सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ जो आप कर रहे हो उससे पब्लिक को कोई फायदा नहीं है। किसी टाइम बाजार में भी निकला करे, आम लोगों में भी जाया करे, आपको पता चलेगा कि लोग कितने खुशहाल हैं। देखें बात ये है, जब ये बात करते हैं ना, आम लोगों की बात करते हैं, तो मुझे फजल रहमान साहब याद आ जाते हैं। पता नहीं वो उनको आम लोगों में ये गिनते हैं, उनको आम लोगों में गिनते हैं। बात ये है कि जितनी तनकीद इन्होंने हमारे ऊपर कर रहे हैं ना, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं कामरान मुर्तजा साहब, जितनी तनकीद ये हमारे ऊपर कर रहे हैं, सर गुजारिश सुन लेना, मैंने सर गुजारिश सुन ले, जितनी तनकीद ये हमारे ऊपर कर रहे हैं, इसकी 10% तनकीद इन्होंने पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर की होती तो आज पाकिस्तान इस दिहाने के ऊपर ना खड़ा होता। बात ये है, जरा सर सुन ले ना, सुन ले, मैं सर अच्छा आईना दिखा रहा हूँ, देखने देखिए बात ये है कि ये हर इक़्तिदार के अंदर ये हिस्सेदार है। अब इनका काम क्या है, इनको शहजाद का हिसाब मांगा जा रहा है, DI खान का हिसाब मांगा जा रहा है, आगे भी दूंगी, I promise। सर बात ये है कि अब इनका गम क्या है, इनका गम ये है कि ये शराकत इक़्तिदार का हिस्सा नहीं है, ये बाहर हैं, इनको अवाम ने बाहर रखा है।
आगे हर काबीना का ये हिस्सा होते थे। अब चक शहजाद की प्रॉपर्टियों का जिक्र आ रहा है, अब DI खान की प्रॉपर्टियों का जिक्र आ रहा है, जो लाखों रुपए की लस्सी पी है उसका जिक्र आ रहा है, और जो लल्ले तरले कश्मीर कमेटियों के नाम के ऊपर होते रहे उसका जिक्र आ रहा है। वो तमाम चीजें तो पूछी जाएंगी ना। हर रोज जो चौथे पांचवें फ्लोर पे जो काम हो रहा है वो हम नहीं करते। अच्छा एक सेकंड कैमरा मुर्तजा राजा आमिर अब्बास साहब, अभी जब मैंने इनसे पूछी थी कि PDM खामोश क्यों है तो कहते कोई खामोश नहीं है। अभी 4 अप्रैल को जो भुट्टो साहब की बरसी होती है उसके बाद पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास रखा था। उनके कहता फैसला करेंगे कि हमें इस्तीफे देने या नहीं देने, या देने तो कब देने। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि 6 को हमने रखा है और ये तमाम चीज़ें, और डॉक्टर अदनान की वापसी वो ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं बाद में बात करूँगी। तो आपको लगता है कि कोई एक नई डेवलपमेंट होने जा रही है? अब रमज़ान भी आ रहा है, ईद भी आ रही है, मौसम भी गर्म होगा, बकरीद पे कुर्बानियाँ भी होंगी, तो फिर क्या होगा? फिर देखिए, अभी मैं नहीं समझता कि PDM के पास मज़ीद एक्सपोज होने के लिए कुछ रह गया है। पहले दिन से उनकी लीडरशिप एक्सपोज होती हुई हमें नज़र आई। क्या हमें एक्सपोज हो तो वह मेरा नजर मतलब ये था कि पीपल्स पार्टी की CEC से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या देखिए दोबारा खड़ी होगी इनके साथ? पीपल्स पार्टी बड़ा क्लियरली कह चुकी है कि पीपल्स पार्टी पार्लिमान के अंदर बैठने की सियासत को पे बिलीव करती है, और पीपल्स पार्टी रिजिग्नेशंस की गलती जो एक ज़माने में बीबी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था वो रिपीट नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रिजिग्नेशंस का मीन्स कि क्या सिंध गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी छोड़ देगी? सिंध गवर्नमेंट जहाँ पे जरदारी साहब अपने केसेस लेके जा रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट वो है कि जहाँ पे वो तमाम केसेस, वो तमाम रिकॉर्ड, वो तमाम चीज़ें सिंध गवर्नमेंट के पास है, वो केसेस वहाँ चलने हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये बात करना कि जी कोई देखिए रेजिग्नेशंस की तो नून लीग बात नहीं करती। एक तरफ रेजिग्नेशंस की बात करी है, एक तरफ वो फैसल वार्डा वाले इलेक्शन में इसी पीपल्स पार्टी के पास जा रही है वोटों के लिए। आप अगर पार्लियामान की सियासत को कहते हैं कि रेजिग्नेशन दो, तो वहां पे क्यों जाके दोबारा से इलेक्शन लड़े? तो आप PDM को आने वाले दिनों में कोई इनको दोबारा से मैं तो पहले दिन से PDM को मैं ये कह रहा था कि PDM बिल्कुल जो अकट है ये एक अननेचुरल अकट हुआ है। इसमें ये अपने आप को, अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि मौलाना साहब कहते हैं कि वो ना बालिग सी और ना पुख्ता सी जो लीडरशिप है इनको रिफ्रेन करना चाहिए इस किस्म की बयानबाजी से। तो PDM के जो 2 बड़े सतून हैं उनको मौलाना साहब खुद ही कह रहे हैं कि वो मैच्योर लीडरशिप नहीं है और उनको ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब जो इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, आपके इल्म में है कि हम ये कर देंगे, हम वो 2 सेकंड की करके प्रेशर और निकल जाते हैं और बात नहीं करते कि जी 26 का जलसा मुलतवी समझे और रेजिग्नेशन लॉन्ग मार्च। तो ऐसी सिचुएशन में अब बात आपने अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छी की कि इस वक्त हुकूमत का भी फर्ज बनता है और अपोजिशन का भी कि वो आएँ और बैठें और कानून साजी करें और मुल्क के लिए कोई पॉलिसी साजी में अपना रोल अदा करें। कोई फ्यूचर के ये जो इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं, नैब रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स हैं, इस तरफ आएँ बनिस्बत इसके कि जी गवर्नेंस ऐसी होगी और ये कहेंगे जी PDM ख़त्म होगी। फॉरगेट PDM, पार्लियामान में आ जाएं और पार्लियामान को आगे लेके बढ़े। बिल्कुल सही है। और इससे पहले कि मैं आज के काबीना के डिसीजंस पे जाऊं, जो बात हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म जो मशीन है उस पर भी आज वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। और उसके साथ जब हम वर्किंग रिलेशनशिप की बात करें तो स्टेट बैंक वाली जो एक कमेटी बनी है उस हवाले से भी हम बात करेंगे, उसको भी लेकर अपोजिशन के कुछ रिजर्वेशन है। लेकिन फरूक हबीब साहब से पूछूंगी, कामरान मुर्तज़ा साहब आप इस बात को तो अग्री करते हैं कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं? अग्री करते हैं? दुरुस्त है, सारे दुरुस्त है। अच्छा, अब मसला ये है कि सितंबर अक्टूबर से ऑनवर्ड्स ये PDM की ट्रेन चल रही थी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसको हम दोबारा से एक जान डाल देंगे और इसको आगे लेके चल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि और फिर आगे आने वाले दिन उसके टाइमिंग्स आप लोग को सूट नहीं करते। क्या ही अच्छा हो कि जिस तरह से ये कमेटी बनी है इसमें अपोजिशन भी है, जो फाइनेंस ऑर्डिनेंस वाली है, तो अब आ जाए वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ आ जाए, सेनेट में बैठे, पार्लियामेंट में बैठे, लेजिस्लेशन करें, हुकूमती दावत को कबूल करें। मैं आपका मशवरा जरूर पहुंचा दूंगा अपनी क़यादत पे, मगर ये जरूर फैसला करना है कि आगे क्या करना है। मैं बताऊंगा कि नादिया ने ये मशवरा दिया है। नहीं कहिएगा कि सर ये अवाम की आवाज है, अवाम की नहीं। अवाम की आवाज जो है ना, अवाम में आप भी नहीं जाती है और फारूक हबीब भी नहीं जाते हैं। अवाम में हम जाते हैं जिनको अवाम के साथ रहना होता है। मैं अवाम नहीं हूं। जाए तो आपको पता चलेगा। एक सेकंड, आपने मुझे अवाम की लिस्ट से ही खारिज कर दिया।
फारूक साहब अब मैं खिलाई मखलूक तो उन्हीं से मैं अवाम हूँ। ख्वास में आती हैं सर जहाँ आप जाते हैं वहाँ हम आके नहीं जा सकते। खुदा न खास्ता कौन कह सकता मैं अवाम हूँ है, सर। खास लोगों में आती हम तो अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर आए हुए हैं। आपने मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़े जाके कोई, अब मैं पार्लियामेंट का अल्लाह ताला आपको भी इलेक्शन लड़वाए जेयूआई की टिकट के ऊपर, आप भी सेनेटर लड़े। तो बन गए ना। नहीं सेनेटर बने ना, सेनेटर जी, तो वहाँ अल्लाह से 6-7 वोटों पे सेनेटर बन जाता है एमपीए का। इनको क्या पता कि गली मोहल्लों की किसी दिन सियासत क्या भाइयों की होती है। मदद के बगैर हमें आज आप ये हम लेक्चर देखेंगे दे कि रहे आप हैं। कितना जीतते हैं और कितनी सीटें लेते हैं। सर आप इश्यूज पे बात करें ना, मेरे पे चलिए। बात ना करें, बेफिक्र रहें। मैं तो एक सिंपल सी बात कह रही थी, एक अच्छा मशवरा था जो मेरा काम था वो मैं दे दिया। कुछ एंकर्स और जर्नलिस्ट की भी जिम्मेदारी होती है, मानना ना मानना आपका काम है, क़यादत तक भी पहुंचा दे। और सबसे मुख्तसरन ज्यादा बताएं मौलाना साहब की तबीयत अभी कैसी भी है? और इससे पहले 2003 में भी। मुख्तसरन बताइएगा मौलाना साहब की तबीयत अब कैसी है? तबीयत अब बेहतर है, शायद एक आध दिन में शायद आ जाएं, अपना डीआई खान से इस्लामाबाद आ जाएंगे और फिर थोड़ी सी आपकी मशवरा भी उन तक पहुंचा दिया जाएगा और बाकी भी जो है ना फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो तो है जाएगी। नहीं खुद पार्लियामेंट में। नहीं वो कह रहे हाँ चले, वो अपने लोगों को तो कहेंगे ना, जो उनके सेनेटर्स हैं उनको तो कहेंगे। ओके फारूक हबीब साहब, अब आज के कैबिनेट के कुछ डिसीजंस जो आज हुए, लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो स्टेट बैंक के हवाले से हमने देखा और उसके बाद फिर एक कमेटी भी तश्कील दी जिसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, गवर्नमेंट बेंचेस से भी हैं और प्लस ये कि अपोजिशन से भी उनकी नुमाइंदगी है। तो इसको ऑर्डिनेंस को लाने से पहले बेहतर नहीं होता कि कमेटी में डिस्कस होता, अगर आपने, क्योंकि लोगों की कुछ रिजर्वेशन भी हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपने IMF के हवाले कर दिया, अब वही डिसीजन लेगा, हुकूमत ने अपने हाथ से सब कुछ खत्म कर रहे हैं। देखें स्टेट बात बैंक को ये अलग कर रहे हैं। देखें सीधी सी बात ये है, जो स्टेट बैंक है ये कोई नॉर्मल बैंक नहीं होता। इसका किरदार पूरी दुनिया के अंदर सेंट्रल बैंक का किरदार एज ए रेगुलेटर का होता है। रेगुलेटर का काम ये है कि उस रेगुलेटर ने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, उसने मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर आना है, उसने जो आपका बैंकिंग का सेक्टर है उसको रेगुलेट करना है। उसके अंदर जो है वो स्टेट बैंक अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहा है। पहले वही स्टेट बैंक एक इसाकदार के हवाले होता था, वो अपनी मर्जी का किसी भी क्लर्क को जो है वो चेयरमैन लगा देता था जो उनकी ताबेदारी करते थे और धड़ाधड़ नोट छापी जा रहे थे, नोट छाप छाप कर महंगाई करिए जा रहे थे, फिक्टिशियस तरीके से डॉलर को रोके रखा था। आज वो काम नहीं हो रहा। आज वही जो सागदार के ज़माने के अंदर स्टेट बैंक जो कभी खसारे में नहीं गया था वो खसारे में चला गया था, आज वही दोबारा प्रॉफिट के अंदर आ गया। 1,000 अरब रुपए का उन्होंने जो है वो अपना मुनाफा शो किया है। इसी तरीके से वही स्टेट बैंक आज जब कोविड आता है तो वो आके सनतकारों को तनख्वाहें देने के पैकेज की पॉलिसी ले आता है। आज जब मुल्क के अंदर मॉडर्न मशीनरी लेकर आनी है वही 500 अरब रुपए की टर्फ की स्कीम ले आता है। 2% 3% पे सनतकारों को वो कर्जे फराहम कर रहा है। वही जो आ जाता है लोगों के जो अपना बेरोजगारी ना हो, इंडस्ट्री को ताले ना पड़े कोविड के अंदर, उनको पेज पेंशन के लिए आगे कदम बढ़ाता है। इसी तरीके से वही स्टेट बैंक आज पाबंद बना रहा है बैंक्स को कि उन्होंने घरों के लिए 340 अरब रुपया लोन देना है, आम आदमी को देना है। मॉर्गेज मार्केट पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करनी है। वो वही स्टेट बैंक कर रहा है ना। और वही स्टेट बैंक आज जो है आप देखें कि डॉलर के रिजर्व्स को उन्होंने मेंटेन कर लिया और आज आप देखें कि मार्केट फोर्स तय कर रही है डॉलर की कीमत को। डॉलर पाकिस्तान में जिस तरह आगे आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आज आप देखें कि रुपया तगड़ा होता जा रहा है, 152 रुपए के ऊपर आ गया है। तो ये वो तमाम पॉलिसीज ऑटोनॉमी देने की वजह से हुई। यकीनन होंगे, बेशुमार फवायद होंगे जिनको आपने गिनवा भी दिया। क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके फाइनेंस ऑर्डिनेंस की क्या नहीं, देखें बात ये जब आपने एक रिव्यू कमेटी बनाई उसमें आपने ऑपोजिशन को दावत दी, गवर्नमेंट को दी, अब उसको दोबारा रिव्यू करें। बात ये है पीपल्स पार्टी के दौर में 600 ऑर्डिनेंस आए, 350 ऑर्डिनेंस PMLN के दौर के अंदर आए। ऑर्डिनेंस भी एक आईनी तरीके का आ रही है ना। अगर ऑर्डिनेंस आया है तो उसने 120 रोज के अंदर अंदर पार्लियामेंट के अंदर आना है, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो जाएगी। नहीं अभी भी आ ले आएंगी। जब ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं था और कोविड की सूरत हाल थी, पार्लियामेंट का सेशन कॉल ऑन हो गया है और उसको ऑर्डिनेंस को पेश कर दिया जाएगा। हम तो उसमें भी खुले दिल से चाहते हैं ये आगे बात करें, उसका आके हिस्सा बने, उस डिबेट का हिस्सा बने। लेकिन ये नहीं हो सकता कि माजी के अंदर आप स्टेट बैंक को एज ए टूल इस्तेमाल करते थे कर्जे माफ करवाने के लिए, कर्जे लेने के लिए। यही इस मुल्क के अंदर होता रहा है। कौन कौन नहीं है जिसने इस बहती गंगा के अंदर हाथ ना धोए हो, अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के कर्जे माफ करवाए हुए हैं। कैबिनेट में भी शामिल हैं जिन्होंने धोए थे। देखें हमारे साथ जो भी होगा, देखें हमारे साथ जो भी होगा हम उसे कहेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम ये नहीं कहेंगे कि सड़कों के ऊपर निकल आओ। एक मिनट, जो भी मुतलका इदारा है जिसने भी करनी करे कार्रवाई, हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सड़कों के ऊपर आ जाएं, बाकी जगहों के ऊपर आ जाएं। तो छोड़ दिया उन्होंने, ऑटोनोमस बॉडी बना रहे हैं। जिनके कर्जे माफ हो गए हैं, माफ होके इसी पार्लियामेंट से वो जो है वो गुनाह धुलवाया गया है,
उसके ऊपर तो आपको पता पूरी डिबेट यहाँ पर हो चुकी हुई है। और अगर किसी ने माफ़ करवाए तो वो हमारी हुकूमत के अंदर माफ़ नहीं करवाए। जिन हुकूमतों के अंदर होते रहे हैं वो आज पारसा बन के, फरिश्ते बन के हमें लेक्चर देने बैठ गए हैं। आपका इस पे कोई है, इस स्टेट बैंक वाले पे आपका अपना पॉइंट? देखिए, एक बात तो ये हमारे मुल्क में फैशन सा बन गया है कि जी हम आईएमएफ के अंडर जा रहे हैं, आईएमएफ के अंडर जा रहे हैं। आप देखिए स्टेट बैंक को, अगर आप दुनिया की इकोनॉमीज या दुनिया के सेंट्रल बैंकिंग्स को देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि जो सेंट्रल बैंक हैं वो वाकई ही इंडिपेंडेंट होते हैं। अब बात उसमें क्या हो रही है कि जी 5 साल तक आप उनके जॉब को सिक्योर करेंगे, आप उनको टर्मिनेट नहीं कर सकेंगे। बात ये हो रही है कि जनाब वो किसी ने कहा कि जी इनकी तनख्वाहें बढ़ा दे पुराने दौर में, उनका जी इतना, अभी जैसे बलूचिस्तान में ये हो रहा है कि वहाँ पे कामरान साहब ने कहा कि 3 दिन से स्ट्राइक है, अमलन बंद है, वहाँ पे पड़ा है। कोई सरकारी काम नहीं हो रहा है, मुझे भी पता है। मुझे भी पता है इशू क्या है। इशू ये है कि 25% रेस कह रहे हैं वो सैलरीज में। अब अगर यहाँ पे कुछ ऐसे सियासतदान हैं कि जो अगली इलेक्शन को देखते हैं, अगले नस्ल को नहीं देखते, तो वो ये करते हैं कि वो स्टेट बैंक को कहते हैं बढ़ाइए तनख्वाह, नोट छापिए आप और इनको देते जाएं, इन्फ्लेशन बढ़ने दें, आपके मुल्क में इससे जो भी नुकसान होता है हो। स्टेट बैंक को कह दिया सागदार ने कि जी छापो आप नोट। अब जब वो इंडिपेंडेंस की तरफ होगी वो किसी की बात नहीं सुनेगी। यही वजह है कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इससे हमको सालाना इतने अरबों रुपए के मजीद पेमेंट करनी पड़ेगी। वो कहाँ से करेंगे, वो कहाँ से पैसा आएगा? तो दे नीड टू नेगोशिएट करें कि ये किस अंदाज में ये तनख्वाह सैलरी रेस करनी है। इसी अंदाज में ये वो मैंने है। इसीलिए कहा कि जो फारूक हबीब साहब ने बताया कि दिस आई सेड ओके, बट द थिंग इज कि व्हाई अगेन ऑर्डिनेंस, व्हाई वाया ऑर्डिनेंस? मैं बताता हूँ। ऑर्डिनेंस इसलिए कि असेंबली में ये तो कह रहे हैं हमारी मेजॉरिटी आ गई है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि सेनेट के जो फिगर्स हैं, इनकी अददी तादाद तो ये सबसे बड़ी पार्टी हैं, क्या ये हाउस की मेजॉरिटी ले सकते हैं? क्योंकि 56 वोट तो अभी हमने देखे। इन्होंने जॉइंट सेशन करा के फटाफट कराया था, को छोड़ दीजिए ना, ठीक है। नहीं तो अभी भी करा सकते थे, उसमें कौन सा था? ये दोबारा से रिव्यू ऑर्डिनेंस को करने अब आप देखिए ना, इनके वो जो है प्रोफेसर साहब नून लीग वाले, क्या नाम है, एहसन इकबाल साहब, हर बात की वो मुखालफत कर रहे हैं। आप देखिए जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ऑर्डिनेंस अगर आया है तो ऑर्डिनेंस को जैसे ही उसमें आएगा असेंबली में, उसमें आप चेंजेस कर दीजिए। ऑपोजिशन उसमें अपनी सजेशन ले आए, रिकमेंडेशंस दें पॉजिटिव, बट ओनली वन लाइनर कहना कि जी हमने गिरवी रख दिया है, या आईएमएफ का बंदा तो इन्होंने हटा दिया। वो आईएमएफ का तो हफीज साहब थे, उसको तो साइड पे कर दिया। आप वो क्यों नहीं बोल रहे? एक लंबी कहानी है, मैं तो उस चैप्टर को भी टच भी नहीं करना चाह रही। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी भी कोई इस पे, इसको लेके रिजर्वेशंस हैं और शुड आई मूव ऑन? जी हाँ, उस पर बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई बहुत अहम जो है ना वो लेजिस्लेशन होती है तो उसको इस तरह से नहीं करते कि जो है ना ऑर्डिनेंस के जरिए लॉन्च कर देते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि उसको जो है पहले नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएट करने के बाद जो है ना फिर उसको लाते हैं। इस तरह से आपने पहले एक चीज़ को मुतनाज़े बना दिया, मुतनाज़े बना के ख़राब कर दिया, और ख़राब करने के बाद आपके पास वो मेजॉरिटी नहीं है। सेनेट में आज भी आपके पास मेजॉरिटी नहीं है कि आप उसको कैरी करवा सके। तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा अगर फर्ज कर लीजिए 1 मिनट के लिए आपके सारा जो आपने ये बताया कि जी बहुत अच्छा है, दोनों मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, इससे पाकिस्तान वो यकीनन उसको अमेरिका से भी आगे जाना चाहिए, मगर ये इस तरह से नहीं होगा। इस तरह से आप उसको डिस्प्यूटेड करके खराब कर देते हैं। आपने पहले जो है इसका जो बिल था वो उसको सर्कुलेट कर देते, लोगों की राय लेते, उस पर इनपुट आती, उसके बाद आपने जो करना था। अब होगा ये कि ऑर्डिनेंस जो है ना वो ठीक है, एक वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, वो भी एज गुड है कि जैसे एक्ट है, मगर ये इसके एक लिमिटेड टाइम है। होगा क्या कि इसमें जिसको बेनिफिट जो है ना एक दफा जो मिल जाएगा वो बेनिफिट जो है ना उसका परमानेंट हो जाएगा, उसका इफेक्ट परमानेंट हो जाएगा। ये सिर्फ एक ऑर्डिनेंस नहीं है। आप ये इस हद तक चले गए, सुन लेना नादिया 1 मिनट के लिए, ये इस हद तक चले गए हैं कि ये नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करके वहां पे एक्सटेंशन देने के लिए लोगों को, डीजीज को, प्रोसिक्यूटर जनरल को उस हद तक भी चले गए। तो जब इस तरह की कानून साजी भी जो ना आपकी इस हद तक हो रही होती है, करें ना, तो इनके साथ क्या इस मामले को किस तरह से लेके चलना है? इनको सजेशंस दें, इनके साथ बैठे डायलॉग करें, तो फिर कुछ आउटकम निकलेगा ना। सिर्फ
बाहर बैठ के माजरत के साथ सियासी बयान दे देंगे कि ये मुतनाज़ बनाने दें, ना इस तरह से लोगों को गालियां दे के जवाब में सजेशंस आएंगी कि आप जो ना बहुत अच्छे हैं। ये इस तरह से नहीं होता, उसके लिए माहौल बनाना होता है। वो माहौल बन जाता अगर तो मुमकिन है कि लोग इस बात को भूल जाते कि पुराने इलेक्शन में क्या हुआ था। लोग कहते कि चले बाकी जो थोड़ा सा अरसा रह गया है इसमें मामलात को पाकिस्तान की खातिर चलाते हैं, मगर ये इनका अपना टेम्परामेंट नहीं है। ये क्रिकेट खेलते खेलते जो है वो इनको गवर्नमेंट इनके हवाले हो गई है। अब ये इसको भी जो है ना उसी तरह से जो है ना कि बस ये आउट हो जाएगा, ये आउट करने के चक्कर में अपने आप को आउट करा रहे हैं। ये रन आउट होंगे जिस तरह से बाकी इनके साथी हुए हैं। चले सर, अब पता नहीं होंगे नहीं होंगे वो तो हम देखेंगे, मगर ये कि बहरहाल बेहतर होता है कि जो एक पार्लिमानी तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लेते हैं। आप ऑर्डिनेंस ये यकीनन बेहतर होता है, मगर उसके लिए माहौल बेहतर बनाना पड़ता है। वो माहौल क्या बन गया इस तरह से। वापस नहीं आए, अच्छा चले थोड़ा सा वापस पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, डॉक्टर अदनान वापस आ गए। वही डॉक्टर अदनान है जिन्होंने प्लेटलेट्स की निशानदेही की थी और फिर आपने भी कहा, आपकी टीम्स ने भी कहा था हाँ ये बिल्कुल सही है। और अब उससे पहले मरियम साहिबा बता चुकी हैं कि उनको उनकी एक सर्जरी है जो बाहर होगी। ऑल्दो कि अभी तक ये चीजें सामने नहीं आई हैं क्लैरिटी, बट क्या देख क्या रहे हैं, पल्स क्या देख रहे हैं? देखिए बात ये है कि ऑर्डिनेंसेस के ऊपर इतना परेशान नहीं होना चाहिए 73 के आइन के तनाजुर में, क्योंकि जो सुन लेना मुतनाज़ा नहीं है। बात ये है कि जो वर्दी समेत LFO पास करवाने वाले हैं वो आज ऑर्डिनेंसेस के ऊपर क्यों इतने परेशान हैं। मैंने पहले बात की 600 ऑर्डिनेंस तो पीपल्स पार्टी के दौर में आए, नून के दौर में आए, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा, उस वक्त तो कोई नहीं बोला। आज हर बात पे बोले जा रहे हैं, बोलते रहे, कोई नहीं। खैर है, जो बात आप कर रहे हैं डॉक्टर अदनान के हवाले से, देखिए डॉक्टर अदनान के बारे में आज देखें हमें आज पता चला है कि डॉक्टर अदनान जो हैं वो मालिज होने के साथ साथ ट्रैवल एजेंट का भी काम करते हैं। पहले उन्होंने नवाज शरीफ को जो है वो पहुंचाया लंदन, अब वो मरियम बीबी को लेने आ गए हैं। उन्होंने नहीं पहुंचाया, आपने फैसिलिटेट किया। देखें बात ये है कि ट्रैवल एजेंट का काम होता है ना डॉक्यूमेंट्स पूरी करना, वीजा अप्लाई करना, प्लेटलेट्स का माहौल बनाना, BP का बताना, दिल की कितनी बीमारियां हैं, कितने वाल बंद हैं, ये तमाम चीज़ें बताना, ये तो ट्रैवल एजेंट का ही काम है ना। तो वो ट्रैवल एजेंट का एक किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो है वो ट्रैवल एजेंट भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे और जो मोहतरमा ट्रैवल करना चाह रही हैं उनको भी नाकामी होगी, क्योंकि बात यह है कि यहाँ पर उनके ऊपर केसेस हैं, उन केसेस का उन्होंने सामना करना है। अदालत से उनको बेल हुई है। नहीं तो जो नवाज शरीफ ने किया है क्या वही रिपीट एपिसोड इनके साथ कर लें? वही एपिसोड हमने जाने दिया है, आपकी इजाजत से जिन्होंने सुन ले जिन्होंने जाने दिया है वही अब उनको वापस बुला रहे हैं, वही उनको अब अदालती इश्तिहारी करार दे रहे हैं। वही अदालती इश्तिहारी करार दे रहे हैं। एब्सकॉन्डर करार दे दिया अदालत ने, इस्लामाबाद की अदालत ने उनको एब्सकॉन्डर करार दे दिया। उनको नेल्सन मंडेला नहीं कहा, उनको एब्सकॉन्डर कहा। वो इश्तिहारी बन के बाहर बैठे हुए हैं। अब मरियम सफदर जो हैं उनकी कौन सी छोटी सी सर्जरी है जो यहाँ नहीं हो सकती? सारी सर्जरियाँ इनकी बाहर ही होती हैं। फिर बाहर ही रहे ना, सियासत पाकिस्तान में करनी है, 2 नंबरी पाकिस्तान में करनी है, करप्शन पाकिस्तान में करनी है, देखिए ठंडी हवाएं जाके लंदन की खानी है। मेरी इतलात के मुताबिक नैब ने एक दरख्वास्त लगाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये जो नवाज शरीफ और मरियम बीबी के केसेस हैं इनको फौरी तौर पे सुना जाए। इन्हें सुना जाए ताकि इसका डिसीजन हो। वहाँ पे 3 केसेस इनके पड़े हुए हैं, तो इधर वे आप डिसाइड करें कि आया इनकी जो अपील्स हैं जो नैब ने की हुई है, एक अपील फ्लैगशिप वाले में, उसमें आया क्या मियाँ साहब की सही जो उनको इक्विटल हुआ है वो सही है, और क्या जो मरियम बीबी को 7 साल की सज़ा है वो दुरुस्त है या नहीं। इन केस इन अपीलों का अगर फैसला हो जाता है, इनके फैसले होने में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो एब्सकॉन्डर हो गए, अब पीछे रहेगी मरियम और सफदर, यही 2 मुल्ज़िम हैं। ये एक केस में है सिर्फ एवनफील्ड वाले में, तो वो अगर केस लग जाता है उसमें डिसीजन आ जाता है तो मेरे ख्याल मरियम बीबी के लिए भी आसानी होगा, और कानूनी तौर पर अगर तो वो बरी हो जाती हैं तो फिर उन्हें कोई इशू नहीं होगा, वो बेल वाला ख़त्म हो जाएगा। और अगर सज़ा बरकरार होती है तो फिर सर्जरी जेल के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, बिकॉज देन यू गो टू जेल। जेलों में सर्जरी ये फिर हमारे यहाँ तो लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं। खैर मुख्तसरन ये पूछना चाह रही हूँ कि 26 मार्च को पहले बुलाया था नैब ने, उसके बाद उसको मुलतवी भी किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने हिफाजती बेल भी ले ली थी जो कि 12 मार्च तक उनको 12 अप्रैल से प्री अरेस्ट बेल। उनको ये खदशा था कि वो नैब जाएंगी तो गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। देखिए जमानत का मकसद क्या होता है, जमानत
तभी ली जाती है, उसमें लिखा जाता है कि हमें खदशा है कि हमें अरेस्ट किया जाएगा, इसीलिए कबल अज गिरफ्तारी, कि हमें गिरफ्तारी का खतरा है, उससे कबल हमें आप बेल दे दीजिए। तो ऑब्वियसली उनको पता था कि उनके पास शायद वो जवाबात नहीं होंगे जो पूछे जाएंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर कर दीजिएगा, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को आपको बताएगी, तो पीपल्स पार्टी के बगैर तो आप लोग मीटिंग्स कर रहे हैं कि आप चेयरमैन सेनेट को नहीं मानते। वो कहते हैं आप चेयरमैन सेनेट को, ऑपोजिशन लीडर सेनेट को ना माने, हम आपके ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में नहीं मानेंगे। तो पीपी को तो आपने खुद माइनस कर दिया। उससे पहले जो ना, पहले पीपी की बात करूं, पहले ये बात कर लेता हूं आमिर साहब के हवाले से। इन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने, यानी नैब ने एक दरखास्त लगाई है अर्जेंट हियरिंग की। ठीक है, यानी शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ये मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में ये पहली दरख्वास्त होगी जो मैंने देखी है या सुनी है कि प्रोसिक्यूशन ने ये एप्लीकेशन दी है कि अर्जेंसी और इस केस को जल्दी सुना जाए। मैंने आज तक कोई प्रोसिक्यूशन के पार्ट में प्रोसिक्यूशन की अपनी अपील भी पड़ी हुई है। आपके पास और भी आपके पास भी ला एक्सपर्ट आते होंगे इस टॉपिक को कल या अब नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम में अब सुन लीजिए। थैंक यू पीपल्स पार्टी के हवाले से विद अपॉलजीज कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकूंगी। आमिर अब्बास बहुत शुक्रिया, फरूक कबीर साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी होगी, काम होंगे, फायदा होगा, तनख्वाहें हलाल होंगी। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।